Hello everyone, welcome to Abipedia. This is Ankur Pawar. Hope you all are doing well. So, in this today's session, we are going to discuss about some important questions, MCQs from the topic which is in the Indian polity, that is your Prime Minister. तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे इंडियन पॉलिटी के अंदर हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो हम टॉपिक वाइज आज का जो लेक्चर रहने वाला है इसमें प्रधानमंत्री जो होते हैं आपके, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऑफ इंडिया, उनके ऊपर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं या फिर जो पूछे गए हैं उनके ऊपर हम बात करने वाले हैं आज। जैसा कि अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो आपको बता दें कि हमारी जो कोशिश रहती है कुछ इस तरह से रहती है कि हम एमसीक्यूज जो हैं उनके थ्रू टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपका जो टॉपिक है वो भी क्लियर हो जाए और उस टॉपिक से संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं, जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं, वो भी आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएँ एग्ज़ाम के अंदर। क्योंकि अगर सिर्फ एमसीक्यू पढ़ेंगे तो आप फिलहाल लेक्चर के लिए दौरान तो उन एमसीक्यूज़ को समझ पाएंगे, आंसर भी समझ पाएंगे, बट देयर इज़ द पॉसिबिलिटी कि वो सेम क्वेश्चन ना भी आए, बट यस उस टॉपिक से क्वेश्चन तो आने के चांसेस काफ़ी बनते हैं। तो हम क्या करते हैं, टॉपिक को पूरा डिस्कस करते हैं, फिर साथ के साथ एमसीक्यू जो हैं उनको भी डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो इसी डायरेक्शन में हमारी जो कोशिश है वो रहेगी। तो सबसे पहले अगर बात की जाए, देखिए, अगर आप एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर काफ़ी सारे कैंडिडेट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और उस लिंक के थ्रू आप हमारे इस ग्रुप को ईजिली ज्वाइन कर पाएंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अगर आप हमारा कोर्स है उसे बाय करना चाहें तो 4999 के अंदर ये कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा। इस कोर्स के अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज़ और करंट अफेयर्स सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल होंगी। अब अगर बात करें टेस्ट सीरीज़ की, तो आप जानते होंगे सीजीएल अगर एसएससी के एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर, तो टेस्ट सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इसके अलावा बात करें करंट अफेयर्स की, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। तो वो सारी चीज़ें आपको वीडियो लेक्चर्स और उन लेक्चर्स की पीडीएफ, साथ में करंट अफेयर, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको इस एक कोर्स के अंदर जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए भी हमारा डिस्क्रिप्शन में ही लिंक मेंशन है, आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे और छोटे-छोटे कोर्सेज़ भी हैं जिसमें टॉपिक वाइज़ हम कोर्सेज़ को बाय कर सकते हैं। सेम उन कोर्सेज़ के लिए भी अगर आप मान लीजिए कोई एक सब्जेक्ट बाय करना चाहे, ज्योग्राफी, पॉलिटी या कुछ भी, तो आप वो सिंगल सब्जेक्ट का कोर्स भी बाय कर सकते हैं। उस कोर्स के लिए भी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप हमारी वेबसाइट जो हमारी वेबसाइट है उसमें एंटर कर लेंगे और वहाँ पर आपको वो मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहला जो आपको क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है वो है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होल्ड्स द ऑफिस अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्या क्वेश्चन बात कर रहा है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं, फिलहाल जैसे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं बीजेपी पार्टी से, तो प्राइम मिनिस्टर होता है हर देश का, उसी तरह से हमारे देश का भी एक प्राइम मिनिस्टर है। तो उस प्राइम मिनिस्टर जो अपना ऑफिस होल्ड कर रहा है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के अंदर कर रहा है? ऑप्शन हैं आपके पास, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। आर्टिकल 75, 74, 76 एंड 77, चार ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आर्टिकल 75। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, अलग अलग आर्टिकल्स हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं। तो हर आर्टिकल, हर पार्ट जो हो गया उसके अंदर एक डिफरेंट चीज़ को कवर किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे मोस्ट पॉपुलर जो आपका पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आपका फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है। पार्ट 1 की अगर मैं बात करूँ तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में बात करता है। उसी तरह से अलग अलग बहुत सारे पार्ट्स हैं और इन पार्ट्स के अंदर आर्टिकल्स हैं। तो आर्टिकल, एक पर्टिकुलर आर्टिकल एक चीज़ के बारे में बात कर रहा है। उसी तरह से इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल 75 है वो आपका बात करता है आपके जो प्रधानमंत्री है उसके बारे में, कि देयर शुड बी अ मिनिस्टर विच हेड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब यहाँ पे बात क्या है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे। इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर अगर देखा जाए इंडियन पॉलिटी के अंदर, तो अगर स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो आप क्या नोटिस करेंगे कि जो मैक्सिमम जो डिसीजन है, जितने भी तरह के जो जो आपका
ऑफ द स्टेट है उसकी अगर हम बात करें तो वो राष्ट्रपति हैं। दैट मीन्स जो भी डिसीजन लिए जाते हैं इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिए जाते हैं। बट एक्चुअली जो पावर लाई करती है वो किसके हाथ में करती है? वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच काउंसिल इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो वो आर्टिकल जो है 75 है जो इस बारे में बात करता है। तो आर्टिकल 75 ये कहता है एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे जिसको हेड करने वाले प्रधानमंत्री होंगे। अब अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री जो टर्म है या फिर प्राइम मिनिस्टर जो टर्म है उसकी अगर मैं बात करूं तो वो क्या कह रही है कि देर आर द मिनिस्टर्स और देर आर द सेवरल देर आर द कैबिनेट, देर इज द कैबिनेट, बट इन दिस कैबिनेट देर इज अ प्राइम मिनिस्टर। मतलब कोई एक ऐसा मिनिस्टर जो कि प्राइम होगा, ठीक है, उन सभी मिनिस्टर्स में सबसे ऊपर होगा। तो वो आर्टिकल 75 यहाँ पे बात करता है जो कि प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड बाय दी कौन? प्रेसिडेंट, लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा जो भी हेड करता है राज्यसभा को, मतलब चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, या फिर बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। कौन प्राइम मिनिस्टर को रिमूव कर सकता है? तो देखिए प्राइम मिनिस्टर के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इनकी अपॉइंटमेंट है, बाकी सारी चीज़ें, फिर हमें इनके रिमूवल के बारे में भी इजीली पता लग जाएगा। जैसा कि आपको नाम से पता है कि प्राइम मिनिस्टर जो बात हो रही है दैट मीन्स जो मिनिस्टर्स हैं उनमें से कोई एक प्राइम होगा, सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर होगा, उसी को प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे कहा जा रहा है। तो अभी अगर देखा जाए तो जितने मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, आज के प्रेजेंट के सिनारियो में भी बात करें तो जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो मिनिस्टर्स किस तरह से बने? लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, वी आर इन अ डेमोक्रेसी, हमारी जो कंट्री है एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है। तो इस डेमोक्रेसी के अंदर जो डेमोक्रेसी शब्द है वो यही रिप्रेजेंट करता है दैट इन द डेमोक्रेसी द पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। नॉर्मल जो हम आम जनता है उनके हाथ में ये पावर होती है। तो हम लोगों के पास पावर है, उस पावर के थ्रू हम क्या करते हैं, अपना जो लीडर है उसे चुनते हैं। और ये आप जानते होंगे कि लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, उस लोकसभा के इलेक्शंस के अंदर अलग अलग पार्टीज हैं, हमारी बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, ये अलग अलग तरह की पार्टीज जो है अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करते हैं। और इसके अंदर जो पार्टी सबसे ज़्यादा वोट्स लेकर आती हैं, मतलब मान लीजिए प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो बीजेपी जो पार्टी है उसके सबसे ज़्यादा एमपीज जो हैं ऑल ओवर द इंडिया से इलेक्ट होकर आए हैं, मतलब सबसे ज़्यादा जो एमपीज जीते हैं वो बीजेपी के जीते हैं। उसके बाद अदर पार्टीज भी हैं, कांग्रेस भी है, तृणमूल कांग्रेस भी है, समाजवादी पार्टी भी है, तो उनके अलग अलग एमपीज जो है वो भी जीते हैं, बट द नंबर इज द हायर इन दी कौन सी तरफ को? बीजेपी की तरफ को। तो जो बीजेपी पार्टी है उसके ज़्यादा एमपीज है, दैट्स वाई अब जो गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होगी, तो गवर्नमेंट बनाई जाएगी, वो गवर्नमेंट बनाई जाएगी, बीजेपी पार्टी अपनी गवर्नमेंट बनाएगी, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर, हमारे लोकतंत्र के अंदर, पार्लियामेंट में जो सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है वो उसी का जो लीडर होता है, जो पार्टी डिसाइड करेगी, वो जो लीडर होगा वही प्रधानमंत्री आपका बनेगा। तो प्रधानमंत्री उस पार्टी से बनेगा जो जीतेगी, जिस तरह से हमारा बीजेपी है। और उसके बाद जो प्रधानमंत्री है वो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट होगा, ठीक है, प्रेसिडेंट उसे अपॉइंट करेगा। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली चीज़ क्या थी कि प्रधानमंत्री बना कैसे, जब मेजोरिटी जो थी, मेजोरिटी एमपीज जो पार्टी के थे उन्होंने सपोर्ट किया और उन्होंने अपना लीडर डिसाइड किया और उससे प्रधानमंत्री बना दिया। तो प्रधानमंत्री बना तब जब वो जो पार्टी मेजोरिटी में आई थी उन्होंने अपना लीडर डिसाइड किया, और एक आदमी जो था जैसे नरेंद्र मोदी जी है उसको डिसाइड किया कि ये हमारी पार्टी के लीडर हैं और हम इन्हें एज ए प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, तो वो वहाँ पे बन गए। तो अब अगर जाने की बात आए कि प्रधानमंत्री जाएगा किस तरह से, कि मतलब वो अपनी पोस्ट से उसको रिमूव कर दिया जाए कुछ भी, जैसा कि हमारा क्वेश्चन है, तो उस केस में भी क्या होगा, अपॉइंटमेंट प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति ने की, उसका जो रिमूवल होगा वो भी राष्ट्रपति ही करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए ही राइट आंसर है, क्योंकि अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट कर रहा है तो रिमूवल भी राष्ट्रपति ही करेगा, बट देर आर सम सर्टेन कंडीशंस। ऐसे नहीं है कि अपने आप से राष्ट्रपति उन्हें रिमूव कर सकता है, बट वो अलग चीज़ें हैं कि जो लोकसभा है उसके अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए, और जो आदमी है जो प्राइम मिनिस्टर है उसके अंदर या उसकी कैबिनेट के अंदर जो अदर एमपीज ऑफ द पार्टीज हैं जिन्होंने चुन के उसे बनाया था उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाए, तो उस केस में उन्हें हटा दिया जाता है। ठीक है, लेकिन जो अथॉरिटी है जो रिमूव करते हैं वो कौन है? आपके प्रेसिडेंट है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। प्रधानमंत्री को अपॉइंट भी राष्ट्रपति कर रहे हैं, उनको रिमूव भी राष्ट्रपति ही करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द members that can be appointed by the can be appointed
बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो इट इज़ इन द परसेंटेज, ठीक है, आप परसेंटेज में याद रखेंगे, परसेंटेज में हम बात करेंगे, ठीक है। तो क्या है कि मैक्सिमम नंबर दैट कैन बी अपॉइंटेड एज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यहाँ पे बात हो रही है। तो देखिए होता क्या था, पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ, फिर उसके बाद जो आंसर है उसकी भी बात करेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा, अगर हम बात करें परसेंटेज में, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे 15% इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अभी हम बात करेंगे कि किस तरह से 15% है। तो इन ऑप्शंस में अगर आपको यहाँ पे करेक्शन करनी पड़ेगी, 15% जो है राइट आंसर होगा, वो किस तरह से होगा मैं बात करता हूँ। देखिए पहले होता क्या था कि 90s का जो दौर था, उसमें क्या होता था कि कोई भी सरकार, जैसे ऐसा ज़रूर है कि काफ़ी 2-3 बार, मतलब कई बार ऐसा भी हुआ है कि सरकार प्रॉपर मेजॉरिटी में भी आई है, जिसमें किसी और की सरकार के जो मेन एक पार्टी है उसके अलावा किसी और पार्टी की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट पहले ऐसा हुआ करता था कि कोएलिशन गवर्नमेंट बना करती थी। कोएलिशन गवर्नमेंट का मतलब क्या है? आज के टाइम पे जैसे आप देखें तो बीजेपी ने जो सरकार बनाई है, वो सरकार एनडीए की सरकार है। हम उसे कभी भी अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसे बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं कहेंगे, ऑल्दो कुछ लोग यूज़ करते हैं, बट अगर करेक्ट वे में इसे यूज़ किया जाए तो हम कहेंगे कि एनडीए की गवर्नमेंट है। और मैं एनडीए की गवर्नमेंट क्यों बात कर रही हैं? तो वो हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उस एनडीए के अंदर वो एक जो ग्रुप ऑफ पार्टीज़ है, उस एनडीए के अंदर बहुत सारी पार्टीज़ हैं, ठीक है? उन सभी का समर्थन बीजेपी पार्टी को है, और उस समर्थन की वजह से बीजेपी है जो वो मेजॉरिटी वाला नंबर जो सरकार बनाने के लिए ज़रूरी है, उस नंबर को अचीव कर पाई, और उसकी वजह से उन्होंने सरकार बना रही है। अब ये एनडीए पार्टी के अंदर, मतलब इसके अंदर अगर जो पार्टी बीजेपी पार्टी को समर्थन दे रही है, छोटी-छोटी पार्टियाँ, अगर वो अपना समर्थन खींच ले तो एनडीए की सरकार गिर जाएगी। मतलब बीजेपी पार्टी का जो प्रधानमंत्री है, कैबिनेट मिनिस्टर है, वो गिर जाएँगे और वहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है? अब मैं आपको एग्जांपल इसीलिए दे रहा हूँ कि इसको बोलते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट। कोएलिशन मतलब बहुत सारी छोटी-छोटी पार्टियाँ या फिर एक बड़ी पार्टी, काफ़ी दूसरी छोटी पार्टियाँ उस पार्टी को समर्थन देती है, एक बड़ी पार्टी को, और उसके बाद वो मिलके सरकार बनाते हैं। उसको बोलते हैं कोएलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है? कोएलिशन गवर्नमेंट। अब इसके अंदर होता क्या है, देखिए अगर 4-5 पार्टियाँ मिलके सरकार बना रही है तो, और उन सभी पार्टियों के एमपीज़ जो है, ज़रूरी हैं उस कोएलिशन के अंदर बने रहने के लिए, ताकि जो नंबर है वो अचीव कर पाएँ जो सरकार बनाने के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है? बट जैसे ही अगर मान लीजिए 1-2 पार्टी ने अपना समर्थन खींच लिया तो वहाँ पे सरकार गिर जाएगी। अब इसी तरह का जो काम है वो आपका 90s के दौर में हुआ करता था कि किसी एक पार्टी को प्रॉपर मेजॉरिटी नहीं मिल पाती थी, जिसकी वजह से उनको कोएलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ती थी, ठीक है? अब उस कोएलिशन गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारी पार्टियाँ मिलके बनाती थी सरकार। अब जब कोई भी समर्थन, एक पार्टी दूसरी पार्टी को समर्थन देगी तो उसके बदले में उस पार्टी को कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे कोई मिनिस्ट्री की डिमांड करता है, ठीक है? कि हमें मिनिस्ट्री चाहिए। कोई किसी अदर तरह की डिमांड करते हैं कि जो भी है, ठीक है? तो अगर वो डिमांड पूरी नहीं होगी तो जो समर्थन देने वाली छोटी पार्टी है वो बड़ी पार्टी से अपना जो समर्थन है खींच लेगी और सरकार गिर जाएगी। तो यही सब चीज़ें पहले चला करती थी 90s के दौर में। अब उसमें होता ये था कि अगर आप देखेंगे तो सरकार के कुछ लिमिटेड से पोर्टफोलियोज़ हैं। पोर्टफोलियो इन द सेंस कि अगर बात करें मिनिस्ट्री की कि मतलब एक बड़ी पार्टी है, एक छोटी पार्टी, 2-3 छोटी पार्टियों ने इस बड़ी पार्टी को समर्थन दिया और इन्होंने सरकार बना ली। अब ये छोटी पार्टी के जो मिनिस्टर्स हैं या फिर जो नेता हैं, वो गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्ट्री की डिमांड करेंगे, पोर्टफोलियोज़ की डिमांड करेंगे कि हमें जो है वो होम मिनिस्टर बना दिया जाए, या हमारा जो एमपी है उसको आपका डिफेंस मिनिस्टर बना दिया जाए, इस तरह से डिमांड करते थे। अब पोर्टफोलियोज़ लिमिटेड हैं, लेकिन सब उन पार्टी के जो मेंबर्स हैं उनको कुछ ना कुछ तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि वरना तो वो समर्थन ले लेंगे वापस। तो उस केस में क्या होता था, जो गवर्नमेंट बनी थी 90s के दौर में, जो सरकारें बना करती थी, वो क्या करती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उनको मिनिस्टर बनाना स्टार्ट कर देती थी। कि किसी-किसी को रक्षा मंत्री बना दिया, किसी को होम मिनिस्टर बना दिया, पेट्रोलियम का, वाटर का, इस तरह से अलग-अलग, लेकिन बहुत सारे पोर्टफोलियोज़ जो हैं वो देने शुरू कर दिए थे। ठीक है? अब इससे होता क्या था? इससे सरकार की एफिशिएंसी कम हो जाती थी, और पूरा दिन, मतलब पूरे जो 5 साल होते थे उसमें सरकार बस अपनी सरकार बचाने के लिए ही लगी रहती थी। कि किस तरह से हम अपनी सरकार को बचाएँ, क्योंकि अगर कोई भी छोटी दूसरी जो पार्टी है उसके अगर हमने मंत्रियों की बात नहीं सुनी, तो वो समर्थन ले लेंगे और सरकार गिर जाएगी। अब इस समस्या से समाधान के लिए क्या हुआ
91st अमेंडमेंट आई, 91st अमेंडमेंट आई जो कि 2003 के अंदर देखने को मिलती है। अब इस अमेंडमेंट के अंदर क्या डिसाइड किया गया? इस अमेंडमेंट के अंदर डिसाइड किया गया कि जो मैक्सिमम परसेंटेज होगी, जो मेंबर अपॉइंटेड होंगे एज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दैट शुड नॉट रीच बियॉन्ड कितना 15% से 15% से परसेंटेज जो है ऑफ द टोटल मेंबरशिप बोले तो हाउस की, इससे ज़्यादा ना हो। ठीक है, 552 का जो 15% होगा उससे ज़्यादा जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट नहीं हो सकते। ठीक है, अब ये जो नंबर है इसी के अंदर होगा और इसके अंदर कैबिनेट मिनिस्टर तो आएंगे ही आएंगे, साथ में इसमें प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो मैक्सिमम नंबर, द मैक्सिमम परसेंटेज जो होगी मेंबर्स की, वो जो अपॉइंट किए जा सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दैट शुड बी 15%, नॉट मोर देन 15%। ठीक है, 15% के अंदर अंदर, इसके अंदर इंक्लूड होंगे आपके प्रधानमंत्री भी। तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है और ये सब चीज़ें आपकी 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 से आपको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट अगर बात करें हु अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, देश के राष्ट्रपति जो है अपॉइंट करते हैं प्रधानमंत्री को। और किस तरह से अपॉइंटमेंट होती है ये भी बता चुके हैं। एमपीज के इलेक्शन होते हैं, बहुत सारे एमपीज, जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा एमपी इलेक्ट होकर आते हैं वो डिसाइड करते हैं कि हमारा लीडर कौन होगा, और जो वो लीडर डिसाइड करते हैं उसको एज ए प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करें, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, under the Indian constitution, who has final authority to decide whether the prime minister has lost the confidence of the Lok Sabha? ठीक है, ऑप्शन ए है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द स्पीकर ऑफ द लोक सभा, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्वेश्चन का मतलब क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारत के संविधान के अंतर्गत, कौन वो पर्सन है जो इसके पास फाइनल अथॉरिटी है ये डिसाइड करने की कि जो प्रधानमंत्री हैं हमारे, वो लोकसभा के अंदर कॉन्फिडेंस खो चुके हैं। अब ये जो टर्म है ना, कॉन्फिडेंस लॉस्ट करना या कॉन्फिडेंस खो चुके हैं, इसका मतलब यहाँ पे क्या बनता है उसके बारे में चर्चा करते हैं और फिर हम अपने जो ऑप्शन है आंसर उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, एक पार्टी जो इलेक्ट होकर आई है जिसके सबसे ज़्यादा एमपीज हैं, वो अपना एक लीडर डिसाइड करेंगे और वो लीडर जो होगा प्रधानमंत्री बनेगा। ठीक है, वो रिकमेंड करेंगे। ठीक है, और उसके बाद एक लीडर जो डिसाइड होगा वो अपना प्रपोजल जो है, मतलब अपना जो सरकार बनाने का एक प्रस्ताव जो है वो राष्ट्रपति के पास लेके जाते हैं कि जो भी लीडर होगा, मतलब हम मोदी जी के केस का एग्जांपल लेके चलें तो जब सरकार बनने की अभी बारी है इलेक्शन की, तो हुआ क्या है कि बीजेपी और बीजेपी की जो साथ की जो पार्टियां हैं उन्होंने अपना लीडर डिसाइड किया नरेंद्र मोदी जी को। अब नरेंद्र मोदी जी जो है वो अपना सरकार बनाने का प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास लेके गए। ठीक है, और इस प्रस्ताव में ये है कि हमारे पास उतना प्रॉपर नंबर ऑफ एमपीज हैं जो कि सरकार बनाने के लिए ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा मेंशन है, और उस हिसाब से हम सरकार बनाने में एलिजिबल है, हम सरकार बना सकते हैं। तो राष्ट्रपति को भी सरकार जो एज जो प्राइम मिनिस्टर है वो नरेंद्र मोदी जी को अपॉइंट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी जी एज अ प्राइम मिनिस्टर बन गए। अब प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो राष्ट्रपति को रिकमेंड करेंगे कि कौन कौन जो एमपीज हैं वो उनको एज अपनी कैबिनेट के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर रखना चाहते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स के जो नाम है वो रिकमेंड किए राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति ने उनको अपॉइंट कर दिया। ठीक है, इस तरह से हमें हमें क्या मिल गया, एक प्रधानमंत्री भी मिल गया और कैबिनेट मिनिस्टर्स भी मिल गए, जैसे अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, इस तरह से बहुत सारे मिनिस्टर्स मिले। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो उस पार्टी और उस पार्टी के लोगों का कॉन्फिडेंस था नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, उनके नेतृत्व में, तो इसलिए उनको एज ए प्रधानमंत्री जो है उन्होंने डिसाइड किया। अब आप सोचिए, इसकी अपोजिट सिचुएशन सोच के देखिए जो हमारे क्वेश्चन से रिलेट करती है, वो ये कि जब वो प्रधानमंत्री जो हैं, अगर वो लोकसभा के अंदर वो जो कॉन्फिडेंस था उसको लॉस कर देते हैं, मतलब लूज कर देते हैं, लॉस कर देते हैं, तो क्या होगा? मान लीजिए ये किस तरह से होता है कि पार्ट जो लोकसभा है वहाँ पर कोई भी मेंबर एक बिल लेके आए या फिर मोशन लेके आए जिसको हम बोलेंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, अब वहाँ पर क्या होगा
कि अगर तो वो मोशन मेजॉरिटी के साथ पास हो जाता है, जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं इस चीज़ के फेवर में वोट करते हैं कि यस, हमें जो ये प्रधानमंत्री है उस पे यकीन नहीं है, या फिर हम चाहते हैं कि इस प्रधानमंत्री को रिमूव किया जाए, तो वो माना जाएगा कि वो नो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पास हो गया। और जब वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा, उसके बाद जो राष्ट्रपति होंगे वो प्रेसिडेंट को, जो सॉरी प्राइम मिनिस्टर है, उसको रिमूव कर देंगे। बट इसमें एक समझने वाली चीज़ क्या है, यहाँ पे बात हुई कि जब वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा, ठीक है, तो ये पास कहाँ पे होगा? लोकसभा के अंदर होगा। और लोकसभा के अंदर मान लीजिए जितने मेंबर प्रेजेंट है वहाँ पे वोटिंग हुई और वोटिंग के बीच में टाई हो जाता है, मतलब कि ना हाँ के ज़्यादा होंगे ना के ज़्यादा होंगे, बराबर हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, ये जो लोकसभा का स्पीकर है वो फर्स्ट केस में अपनी वोट को कास्ट नहीं करते हैं। मतलब जब नॉर्मली वोटिंग चल रही होती है तो उसमें लोकसभा का स्पीकर वोट नहीं करेगा, वो उस प्रोसेस को सिर्फ देखेगा और उसको अच्छे से कंडक्ट करवाएगा। बट मान लीजिए टाई हो जाता है, जब टाई हो जाएगा उस केस में फिर लोकसभा का जो स्पीकर है वो अपनी वोट डालेगा, और वो जिस साइड डालेगा, मतलब हाँ की तरफ या ना की तरफ, वो जो वोट है वो फाइनल वोट होगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, द फाइनल अथॉरिटी जो होगी डिसाइड करने की वेदर द प्राइम मिनिस्टर हैज लॉस्ट द कॉन्फिडेंस इन द लोकसभा, वो कौन होगा? आपका ऑप्शन बी, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो ये इसका जो है राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा कि फाइनल अथॉरिटी जो होगी वो लोकसभा के स्पीकर की होगी। ठीक है, आगे अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर? चार स्टेटमेंट आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, द प्राइम मिनिस्टर इज द फर्स्ट अमंग द इक्वल्स एंड डज नॉट hold any special power compared to the other ministers. Second, the prime minister is the head of the council of ministers and can independently make decision without combined cabinet approval. Third statement, the prime minister has the power to dissolve the Rajya Sabha without the president approval. And D is the prime minister is responsible for the formation of the policies and their execution by the government. तो अगर इसमें अगर बात की जाए तो आपको बताना है कि इसमें स्टेटमेंट कौन सी ट्रू है। तो यहाँ पे जो सही स्टेटमेंट होगी वो कौन सी होगी? द प्राइम मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ द पॉलिसी एंड देयर एग्जीक्यूशन बाय द गवर्नमेंट। तो ऑप्शन डी जो होगा वो यहाँ पे राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अब ऑप्शन ए की अगर बात करें कि वो राइट आंसर क्यों नहीं है, तो देखिए, द प्राइम मिनिस्टर इज फर्स्ट अमंग द इक्वल एंड डज नॉट होल्ड एनी स्पेशल पावर्स कंपेयर टू द मिनिस्टर्स। इसलिए नहीं होगा कि यस, स्टेटमेंट जो हाफ है वो ट्रू है, प्राइम मिनिस्टर इज द फर्स्ट अमंग द इक्वल्स, दैट इज द करेक्ट थिंग, बट डज नॉट होल्ड एनी स्पेशल पावर्स, ये गलत है, क्योंकि फर्स्ट अमंग द इक्वल है और ऊपर से वो प्राइम मिनिस्टर है, तो उसकी जो पावर्स है वो ज़्यादा है, ठीक है, अदर जो मिनिस्टर है उनसे कंपेयर में, तो वो डेफिनेटली स्पेशल पावर्स जो है वो होल्ड करता है। दैट्स वाई जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं बनती। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड कैन इंडिपेंडेंटली मेक डिसीजन विदाउट द कैबिनेट अप्रूवल, ऐसा नहीं है। ऑल्दो ही इज द फर्स्ट अमंग द इक्वल है, बट प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट मेक डिसीजन इंडिपेंडेंटली, ठीक है, वो अपने आप से डिसीजन नहीं ले सकते हैं। मेजर इंपॉर्टेंट डिसीजन जो जितने भी होते हैं वो सारे आपके कैबिनेट के अप्रूवल के बाद ही होते हैं। कैबिनेट जो होती है वो बैठेगी और जो भी चीज़ होगी उसके ऊपर डिस्कशन होगा, उसके बाद ही वो जो अप्रूवल है वो देखने को मिलता है। जो सी है वो किस तरह से सही नहीं होगा, द प्राइम मिनिस्टर हैज़ द पावर टू डिसॉल्व द राज्यसभा विदाउट द प्रेसिडेंट अप्रूवल, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। किस तरह से? क्योंकि राज्यसभा जो है वो एक परमानेंट हाउस है, ठीक है, उसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। जिस तरह से आपका लोकसभा है उस तरह से नहीं है, जैसे लोकसभा के हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, ठीक है, और फिर जो एमपीज है वो चुन के आते हैं, वैसा आपको राज्यसभा के इसमें नज़र नहीं आएगा। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है और वो कभी भी डिसॉल्व जो है वो नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए आपकी जो सी स्टेटमेंट है वो भी आपको यहाँ पे सही नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसलिए जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। आई होप इतनी चीज़ें जो है वो आपको समझ में आ गई होंगी। तो देखिए, आज का जो सेशन था इसके अंदर यही सारी चीज़ें जो थी आपकी लेसन इसके लिए इम्पोर्टेंट थी, टॉपिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। इसके अलावा अगर बात करें तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारी विपीडिया की तरफ से जो कोर्सेज है वो लॉन्च किए गए हैं, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ऑल्दो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, बट इसके अलावा हमारी वेबसाइट है abipedia.abhimanyu.com, यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं।
नाउ देयर इज़ द ऑप्शन जहाँ पे चूज़ एग्ज़ाम में आपको ऊपर टॉप पे नज़र आ जाएगा। आप इस पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स के सेक्शन हैं आपको नज़र आ जाएंगे। इसमें अगर हम बात करें तो आपका एसएससी का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्ज़ाम का कॉलम यहाँ पे नज़र आ जाएगा, और इसमें आप सीजीएल पे अगर क्लिक करते हैं तो जितने भी कोर्सेज जो हैं वो आपको नज़र आ जाएंगे। अब इसमें आपका ऑल इंक्लूसिव सब्सक्रिप्शन जो है वो भी आपको नज़र आ जाएगा, हमने स्टार्टिंग में बात की थी। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे वीडियो कोर्स, टेस्ट कोर्स और ये अभिपीडिया के जो माइक्रो कोर्सेज आपको नज़र आ जाएंगे। माइक्रो कोर्सेज जिसका मैं जिक्र कर रहा था, जैसे अगर बात करें यहाँ पे जनरल साइंस की, हिस्ट्री की, स्पोर्ट्स की या फिर अदर सब्जेक्ट्स की बात करें, तो वो सारे आपको इंडिविजुअली यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आप उनको इजीली जो है सिंपल अलग अलग बाय कर सकते हैं। जैसे स्पोर्ट्स हिस्ट्री की मैं बात करूँ तो हिस्ट्री का जो कोर्स है आपको सिर्फ 180 में अवेलेबल है। अगर आपकी हिस्ट्री वीक है तो आप 180 के अंदर जो एक कोर्स है इसको परचेज कर सकते हैं, और अगर आप कंप्लीट कोर्स जो है बाय नहीं करना चाहते हैं, यहाँ से हिस्ट्री हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, पर्सन इन न्यूज़ हो गया, ये सारे कोर्सेज जो हैं वो सेपरेटली अलग अलग आप बाय कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। आज का जो सेशन है उसके अंदर इतने ही क्वेश्चंस हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू अपडेट्स जो हैं वो आपको मिलती रहे। किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगली बार मिलेंगे कुछ और नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।